16 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट के दो नए जजेस को अपॉइंट किया गया। पहले हैं श्री जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह और दूसरे हैं श्री जस्टिस आर महादेवन। इन दोनों जजेस के अपॉइंटमेंट के साथ अब सुप्रीम कोर्ट में इस टाइम पर जजेस के नंबर फुल स्ट्रेंथ में है। मींस प्रेजेंट में सुप्रीम कोर्ट में जजेस के नंबर है 34, जिसमें 33 जजेस और एक हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बट सुप्रीम कोर्ट के जजेस को किस तरह अपॉइंट किया जाता है या इन्हें अपॉइंट करने का पूरा प्रोसेस क्या है, तो यही हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को इनॉग्रेट किया गया था 28 जनवरी 1950 को। इससे पहले इंडिया में लाया करता था फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, जिसे एस्टैब्लिश किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में शामिल आर्टिकल 124 टू 147 डील करते हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्गेनाइजेशन, इंडिपेंडेंस, जुरिडिक्शन, पावर्स और प्रोसीजर्स से। प्रेजेंट में सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं 34, बट इन नंबर्स में हमेशा से चेंजेस देखे गए हैं। जैसे कि ओरिजिनली सुप्रीम कोर्ट के जजेस की स्ट्रेंथ फिक्स्ड थी 8, 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 7 अदर जजेस। 1956 में पार्लियामेंट ने इस स्ट्रेंथ को बढ़ाकर कर दिया 10, 1960 में 13, 1977 में 17, 1986 में 25, 2009 में 31 और प्रेजेंट में है 34। अब अगर बात करें क्वालिफिकेशन की, तो आर्टिकल 124(3) के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट होने के लिए जरूरी है भारत का सिटीजन होना, कम से कम 5 साल तक किसी हाई कोर्ट का जज होना या कम से कम 10 सालों तक किसी हाई कोर्ट में एडवोकेट होना, या फिर प्रेसिडेंट के ओपिनियन में उनका एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट होना जरूरी है, यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसे लॉ की काफी अच्छी जानकारी हो। तो ये थी वो क्वालिफिकेशन जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करने के लिए जरूरी है। अब आते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को किस तरह अपॉइंट किया जाता है। आर्टिकल 124(2) के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। पहले जानते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को किस तरह अपॉइंट किया जाता है। प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही आने वाले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नाम को रिकमेंड करते हैं, और वो किसका नाम रिकमेंड करेंगे इसके लिए भी एक प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है, जिसके अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज के नाम को ही रिकमेंड किया जाएगा। मींस जो सुप्रीम कोर्ट के मोस्ट सीनियर जज होंगे वही अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे। बट 1970s में इस प्रिंसिपल को फॉलो ना करते हुए 3 सीनियर मोस्ट जज को छोड़कर 4th सीनियर मोस्ट जज जस्टिस A.N. रे को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया गया था। इसके बारे में हम आगे जानेंगे। प्रेजेंट CJI अपनी रिकमेंडेशन लॉ मिनिस्टर को देते हैं, देन लॉ मिनिस्टर अपनी रिकमेंडेशन प्राइम मिनिस्टर को देते हैं, और प्राइम मिनिस्टर फाइनली ये रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट को देते हैं। और प्रेसिडेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए आर्टिकल 124(2) का यूज करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करते हैं। तो कुछ इस तरह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट किया जाता है। अब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अदर जजेस को किस तरह अपॉइंट किया जाता है। तो अदर जजेस को अपॉइंट करने के लिए इंडिया में कोलेजियम सिस्टम को यूज किया जाता है। ये कोलेजियम सिस्टम मिलकर बनता है CJI और सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर मोस्ट जजेस से। इस कोलेजियम के हेड होते हैं CJI। ये कोलेजियम लॉ मिनिस्टर को अपनी रिकमेंडेशन देता है, लॉ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर को, और प्राइम मिनिस्टर रिकमेंडेशन देते हैं प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट आर्टिकल 124(2) का यूज करते हुए सुप्रीम कोर्ट के अदर जजेस को अपॉइंट करते हैं। इस कोलेजियम सिस्टम के थ्रू केवल जजेस को अपॉइंट नहीं बल्कि उनका ट्रांसफर भी किया जाता है। यहाँ आपके लिए ये भी जानना बेहद जरूरी है कि इस कोलेजियम सिस्टम का जिक्र ना ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मिलता है और ना ही इंडिया के किसी लॉ में। तो अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि फिर इसकी शुरुआत हुई कैसे। तो ये सिस्टम डेवलप हुआ है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए बहुत से जजमेंट्स के थ्रू। 1970s में हमें कोर्ट्स के स्ट्रक्चर में बहुत से चेंजेस देखने को मिलते हैं। बेसिकली इस टाइम पर एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच बहुत से कॉन्फ्लिक्ट देखे गए, और 1970s में इनके बीच का ये कॉन्फ्लिक्ट पीक पर था। इस टाइम पर गवर्नमेंट के द्वारा कोर्ट्स के स्ट्रक्चर को चेंज करने की कोशिश की गई, जिसे कोर्ट पैकिंग के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इसी टाइम पर हाई कोर्ट के बहुत से जजेस का ट्रांसफर कर दिया गया। 24 अप्रैल 1973 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बहुत ही फेमस जजमेंट दिया गया, और ये दिया गया था केशवानंद भारती केस के दौरान। सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट रिलेटेड था कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को लेकर, जिसमें शामिल थी 13 जजेस की बेंच। इस जजमेंट में कहा गया था कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकती है, और जुडिशरी की इंडिपेंडेंस भी कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर में शामिल है। इसीलिए पार्लियामेंट
जुडिशरी में ऐसा कोई भी बदलाव नहीं कर सकती है जिसमें जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को खतरा हो। ये जजमेंट दिया गया 7:6 में, मीन 7 जजेस इसके फेवर और 6 जजेस इसके अगेंस्ट में थे। अब जो जजेस इस जजमेंट के अगेंस्ट में थे उन्हीं में से एक थे जस्टिस A.N. रे, जिन्हें इस जजमेंट के एक दिन बाद ही यानी 25 अप्रैल 1973 को इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट के रिकमेंडेशन पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट कर दिया गया। पर इसमें प्रॉब्लम क्या थी? तो यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि इंडिया में तब और आज भी सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट किया जाता है। बट 1973 में जस्टिस A.N. रे सीनियर मोस्ट जज नहीं थे, बल्कि उनसे ऊपर 3 और सीनियर मोस्ट जज थे। अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपीरियंस फिर भी अपॉइंट किया गया था जस्टिस A.N. रे को, और यहीं से एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच डिस्प्यूट शुरू होता है। लॉ स्पेशलिस्ट द्वारा कहा गया कि एग्जीक्यूटिव जुडिशरी के काम में इंटरफेयर कर रही है और यहीं से जजेस को अपॉइंट करने के लिए एक सही सिस्टम की जरूरत महसूस की गई। दिन 1981 में हमें फर्स्ट जज केस देखने को मिलता है, जिसे ऑफिशियली कहा जाता है SP गुप्ता केस। कॉन्स्टिट्यूशन में जजेस को अपॉइंट करने के लिए कंसल्टेशन वर्ड को यूज किया गया है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कंसल्टेशन वर्ड कॉन्क्यूरेंस मींस सहमति में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है, इसीलिए CJI की अपॉइंटमेंट करने के लिए CJI की रिकमेंडेशन गवर्नमेंट के लिए मानना ऑब्लिगेटरी नहीं है। मींस CJI के द्वारा जो भी नाम रिकमेंड किया जाता है उसे गवर्नमेंट मान भी सकती है और नहीं भी। मींस इस केस में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में एग्जीक्यूटिव को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई। बट 1993 में आता है सेकंड जज केस। इस केस में 9 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने SP गुप्ता केस में दिए गए जजमेंट को पूरी तरह खत्म कर दिया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करने के लिए कोलेजियम सिस्टम की बात की गई और यहीं से जजेस को अपॉइंट करने के लिए शुरुआत हुई कोलेजियम सिस्टम की। इस केस में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट की फ्रीडम और इंटेग्रिटी को बचाकर रखने का काम खुद कोर्ट्स का है। इसके अलावा कहा गया वर्ड कंसल्टेशन CJI की इंपॉर्टेंस को कम नहीं करता है। मींस सुप्रीम कोर्ट में जजेस को अपॉइंटमेंट के लिए CJI का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोलेजियम सिस्टम में होंगे CJI और 2 अदर सीनियर जजेस जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के नाम कंसल्ट करेंगे और उस कंसल्टेशन के बेसिस पर ही गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन भेजी जाएगी और इस रिकमेंडेशन को मानना एग्जीक्यूटिव या गवर्नमेंट और प्रेसिडेंट के लिए जरूरी होगा। मींस प्रेसिडेंट के द्वारा उस रिकमेंडेशन से इनकार नहीं किया जा सकता है, बट प्रेसिडेंट इसे रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं। अगर कोलेजियम दोबारा वही नाम रिकमेंड करता है तो प्रेसिडेंट के लिए इसे मानना ऑब्लिगेटरी है। इस केस में CJI को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई। देन आता है थर्ड जज केस 1998 में। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर्टिकल 143 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट से किसी कानूनी मसले पर सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन या एडवाइस मांग सकते हैं। प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन किया था कि क्या केवल CJI की एडवाइस कंसल्टेशन के अंदर आएगी या कई और जजेस की भी जरूरत है। मींस जब कोलेजियम के थ्रू रिकमेंडेशन दिया जाता है तो क्या केवल CJI का ओपिनियन मैटर करता है या अदर जजेस का भी? तब इसी केस में प्रेजेंट के कोलेजियम सिस्टम को डेवलप किया गया। इसमें कहा गया कि कंसल्टेशन में इंक्लूड होगा कोलेजियम जिसमें होंगे CJI और अदर 4 सीनियर जजेस। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का नाम रिकमेंड करते टाइम अगर 4 में से 2 जजेस अलग ओपिनियन रखते हैं तो गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन नहीं भेजी जाएगी। तो इस तरह हुई इंडिया में शुरुआत कोलेजियम सिस्टम की, जिसे आज भी फॉलो किया जाता है। इस सिस्टम को चेंज करने की गवर्नमेंट के द्वारा कई बार कोशिश की गई, जैसे कि 2015 में सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करने के लिए लाया गया नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन थ्रू 99th अमेंडमेंट। बट इस 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस। Hope you like this video. For more, do like, share and don't forget to subscribe our channel.